हाँ चलिए, बातें बंद। लास्ट क्लास में हमने 3 टाइप के डिफेक्ट्स देखे थे, है ना। एक था आपका मायोपिया, इसका एक और नाम क्या था? शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि सिर्फ शॉर्ट का, यानी कि पास का दिखेगा, दूर का में नहीं दिखेगा, राइट। और इसका रीजन पढ़े थे कि या तो आई बॉल लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, या फिर कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा या फिर आई बॉल जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो अपने आप जो इमेज रेटिना में बन रही थी, अब वो पहले ही बनेगा, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए अपन यहाँ क्या यूज किए थे? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का पावर उतना होना चाहिए ताकि आपके जो फाइनल इमेज है वो रेटिना में बन सके। इस केस में शॉर्ट साइटेडनेस में पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इंफिनिटी वाला पॉइंट, आपका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से शिफ्ट होके आगे आ गया, समझ रहे? तो इसमें क्या होता है, फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इंफिनिटी। ये देखे थे। सेकेंड टाइप का डिफेक्ट था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या, इसका एक और नाम क्या था? लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि पास का दिखेगा, सॉरी पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है लेंस का, हमारे आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है, तो इसलिए वो रेटिना पे ना इमेज बना के कहा इमेज बना रहा है, रेटिना के पीछे। बाहर क्या होता है? पीछे, ठीक है। आईबॉल यहाँ पे छोटा हो गया, दोनों में से कोई एक रीजन। आईबॉल छोटा होगा तो अब रेटिना आगे खिसक गया, तो इमेज पीछे बन रही है, रेटिना में नहीं बन रही है। हमें क्लियर? या फिर कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है, तो वो रेटिना तक ना आके वो और आगे जाके कन्वर्ज कर रहा है रेटिना के पीछे, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या लेंस यूज कर रहे थे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्योंकि उस हमारे लेंस का पावर कम हो गया है, उसके पावर को बढ़ाने के लिए हमें उसी टाइप का लेंस चाहिए। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट। तो इसलिए हमें सामने भी क्या लगाना है? कॉन्वेक्स लेंस, ताकि पावर और बढ़ सके। पहले केस में पावर बढ़ा था, तो उसको कम करने के लिए कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर लेंस लगाए, दैट इज कॉन्केव। कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, राइट। तो वो पहले आने वाली लाइट को डाइवर्ज करेगा हल्का सा, और फिर आपका हाई पावर वाला कन्वर्जिंग लेंस उसको रेटिना पे मिला देगा। क्लियर है? इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस इज द करेक्टिव मेजर, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका पावर नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका पावर पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है। और एक देखे थे लास्ट, प्रेस बायोपिया ना। प्रेस बायोपिया एक ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया था, जिसमें भी वही होगा, आपको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो फॉर दैट, अगर पहले से ही इंसान को मायोपिया है, तो ही विल बी यूजिंग अ लेंस जिसमें दोनों होंगे, जैसे बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का नाम ही बाइफोकल इसलिए बना क्योंकि इसमें 2 फोकल लेंथ होंगे, एक फोकल लेंथ कॉन्केव का, दूसरा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का। और हमने उसका डायग्राम बनाया था कि इसका करेक्टिव लेंस कैसा होगा। ऊपर होगा कॉन्केव, दूर का देखने के लिए, और नीचे होगा कॉन्वेक्स, पास का देखने के लिए। मेरे शॉर्ट साइटेड दूर का देखने के लिए मुझे कॉन्केव चाहिए तो वो ऊपर होगा, और पास का देखने के लिए मुझे कॉन्वेक्स चाहिए तो वो नीचे होगा। क्लियर है? यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन लिखना, एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। इसमें लिखो, द फार पॉइंट, द फार पॉइंट, समीर आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. The far point of a person suffering from myopia, the far point of a person suffering from myopia is 3 meter from the eye. Is 3 meter from the eye. Is 3 meter from the eye. तो
find the power of the corrective lens, find the power of the corrective lens that will correct the vision, that will correct the vision, that will correct the vision. रीड करो एक बार पूरा पॉइंट, पूरा क्वेश्चन वापस से. The far point of a person suffering from myopia is 3 meter from the eye. मतलब पहले उसका फार पॉइंट इंफिनिटी था, अब वो सिर्फ 3 मीटर के रेंज तक की चीजों को देख पाएगा, उसके पीछे की चीज उससे प्रॉपरली नहीं दिखेगी. मतलब अब उसको 5 मीटर में रखी वाली चीज नहीं दिखने वाली, या लास्ट पर्सन उसको नहीं दिखने वाला. समझ रहे? मतलब अगर मैं क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल बोलूं, तो आप अगर लास्ट बेंच में बैठे हो तो ब्लैक बोर्ड आपसे लगभग 7-8 मीटर दूर होगा, लगभग मोटा मोटी. तो अब आपको वो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखने वाला, मतलब वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट, ब्लैक बोर्ड इज इन्फिनिटी पॉइंट फॉर यू, अब वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होकर 3 मीटर तक होगा. समझ रहे हैं? तो अब आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो उस इमेज को, उस बोर्ड को जो कि इंफिनिटी पे है, उसको 3 मीटर तक लेके आ जाए. तब आप देख पाओगे, तब आप क्या देख पाएगी ना. तो जो सामने कॉन्केव लेंस लगेगा उसका काम यही है कि उसमें इमेज 3 मीटर पे बननी चाहिए, तभी फिर फाइनल इमेज रेटिना पे सही बनेगी. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अब आपका रेटिना 3 मीटर वाली चीज को देख पाएगा, 4, 5, 3.5, 6 मीटर इसको नहीं देख पाएगा. है ना क्लियर? तो 8 मीटर में रखी हुई चीज, यानी कि इंफिनिटी पे रखी हुई चीज को कॉन्केव लेंस को, कॉन्केव लेंस ही लगेगा यहाँ पे, मायोपिया है ना, मायोपिया व्हाट इज द करेक्टिव लेंस? कॉन्केव. तो कॉन्केव लेंस ऐसा लेना होगा हमें जिसकी इमेज 3 मीटर पे बने. समझ रहे? क्योंकि मैं लेंस तो यही लगाऊंगा ना, लेंस हमें यहाँ तो रखते हैं पहनते समय. कहाँ रखते हैं लेंस? एकदम आपके पास, यानी स्क्रीन के पास. समझ रहे? तो मेरा लेंस जो है पहले से कॉन्वेक्स लेंस, उसके पास ही है ये वाला लेंस भी. तो ये अगर इमेज को 3 मीटर तक या ऑब्जेक्ट को 3 मीटर तक ले आए, ये वाला, तब मेरी आंखों का लेंस उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो ये जो मैंने बताया ना, इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट से हम ये समझेंगे कि यू का वैल्यू इंफिनिटी है. कॉन्केव लेंस के लिए बात कर रहे हैं. कॉन्केव लेंस को उस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को 3 मीटर तक लेके आना है, तभी वो आपकी आंख उसे देख पाएगी. है मैं क्लियर? तो कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. ये समझ में आई चीज सबको? पावर पॉइंट वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंफिनिटी लेना है. एम आई क्लियर? और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? जो नया फार पॉइंट है, ये नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट था, नया फार पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 मीटर. और वहीं तक इमेज बनाना है आपके कॉन्केव लेंस को, यही उसका काम, तभी आपने उसको लगाया है. राइट? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना? तो इससे एफ निकल जाएगा और फिर एफ निकल जाएगा तो पावर निकल जाएगा. हाँ जी, हाँ ठीक है ना. बाकी लोग निकालो, जल्दी करिए. हाँ अच्छा, एक चीज और, ये वाला -3 आएगा ना. क्यों? क्योंकि आपका कॉन्केव लेंस उसी साइड पे इमेज बनाएगा, कॉन्केव. तो ये क्या होगा? -3. समझ रहे हैं? क्यों -3 समझ आ रही है ना? मतलब अगर आप कॉन्केव लेंस लेते हो लाइक दिस, तो ये रहा अगर आपका ऑब्जेक्ट, राइट, तो वो इमेज कहां बनाता है? इस साइड पे ही. एम आई क्लियर? हाँ एवरीवन? तो ऑब्जेक्ट रहा इंफिनिटी पे, यू आपका हो गया इंफिनिटी, और ये बन रहा है आपका इमेज 3 मीटर पे. यानी वही फोकस होगा. याद है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस. आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लिखे भी थे, देखो पीछे, B इज इक्वल टू F ऐसा कुछ करके लिखे हो क्या? देखो पीछे, कल ही किए थे अपन जो पार्ट. B इज इक्वल टू -F लिखा हुआ है, या F इज इक्वल टू -3, ये वही है. एम आई क्लियर? है ना? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, करो ना, सब करो बाकी भी. 1/v की जगह 1 बाय आपका हो जाएगा -3, -1/∞, 1/∞ 0 हो जाएगा.
जिनका हो गया वो ठीक है, बाकी लोग करो, मैं फिर आंसर बताऊंगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-3, या फिर f इज इक्वल्स टू -3, क्या मीटर ना, पहले से ही मीटर में है, तो पावर निकालने के लिए फिर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वरना अगर सेंटीमीटर में होता तो हमें पावर निकालने के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता फोकल लेंथ को। एम आई क्लियर? पक्का? उधर तो पावर कितना हो जाएगा, 1/3, यानी सॉरी -1/3 कितना हो जाएगा, -0.33 डायोप्टर। पर मीटर भी लिख सकते हो, और पर मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं। क्लियर है क्वेश्चन सबको? हाँ, क्या कौन सा ये तो -3 तो ऊपर लिख देना, आप 1/-3 लिखो या -1/3 लिखो, एक ही मतलब। हाँ, डन। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे वैसे ही, मायोपिया वाला, है ना? देखो, अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई, a person with a myopic eye cannot see object beyond a distance of 1.5 meter. A person with myopic eye cannot see object beyond a distance of 1.5 meter. मतलब ये क्या है इसका, इसका नया वाला फार पॉइंट। देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया था, द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज 3 मीटर। आपको समझ में आया ये फार पॉइंट है। पर इस क्वेश्चन में, सुन रहे हो क्या, इस क्वेश्चन में उसको अलग तरीके से बोला है। क्या बोला कि एक आदमी को, एक पर्सन को 1.5 मीटर के बाद की चीज नहीं दिख रही है। इसका मतलब उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होके 1.5 मीटर हो गया है। एम आई क्लियर? मतलब उसको रूम में बैठा हुआ आखिरी आदमी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि एक रूम 1.5 मीटर का तो होगा नहीं। 1.5 मीटर तो यहाँ से लेके यहीं तक हो गया ना, यहाँ पे, ठीक है? मतलब उसको यहाँ पे बैठे हुआ कोई नहीं दिखने वाला क्लियरली। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये उसका फार पॉइंट दिया हुआ, बस अलग तरीके से दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा था द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज 3 मीटर। यहाँ पे उसको अलग तरीके से बोला है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.5 मीटर। तो इसके पहले वाले पर्सन की आंख ज्यादा खराब है कि इसकी ज्यादा खराब है? इसकी। इसका फार पॉइंट और पास आ गया है, समझ रहे हैं ना? इसका फोकल, इसका जो आपका वो आएगा पावर, वो इससे ज्यादा आना चाहिए 0.33 से। एम आई क्लियर? आएगा पावर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्केव को और मेहनत करके उसको इमेज को और पास लेके आना है। समझ रहे हैं? आया ना? अभी आपने कॉन्केव लेंस ऐसा लिया था जिसको 3 मीटर पे इमेज बनानी थी, यानी कि उसका फोकल लेंथ 3 मीटर था। अब आपको फोकल लेंथ 1.5 मीटर वाला चाहिए। एम आई क्लियर? फोकल लेंथ कम होती है तो पावर अपने आप बढ़ जाता है। अरे समझ रहे हो आप लोग? फोकल लेंथ बढ़ेगी ना इस केस में तो पावर, सॉरी, फोकल लेंथ कम होगी इस केस में तो पावर बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ कम है ना, पिछले केस में फोकल लेंथ 3 मीटर आ रही थी, इसमें 1.5 मीटर आएगी। समझ गए ना? कैलकुलेशन करोगे तो वही चीज आएगी, 1/(1/v - 1/u) करोगे, u अगेन इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द पावर ऑफ करेक्टेड लेंस यूज्ड टू रिस्टोर पावर विजन? बाकी लोग करो जल्दी से, पावर निकालना है फिर से आपको, है ना? नैतिक आ रहा है समझ में? जल्दी निकालो। 6 आ रहा होगा, उसको 6 7 कर लेना, ठीक है? राउंड ऑफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, 0.6666 को 0.67 कर देंगे। और कितने लोग आ गया? पूर्व बना रहा है तू, तो बोला ना आगे बढ़ा कर, है? तो इस क्वेश्चन के लिए u अगेन इंफिनिटी होगा क्योंकि मायोपिक आई है, और v हो जाएगा -1.5 मीटर्स। तो f निकालना है हमें, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u।
1 by f is equals to 1 upon minus 1.5, 1 by infinity, right? कंप्लीट करो, उसका पावर निकालो उसको। ऊपर वाले ना तो ऊपर ऊपर जीरो लगे ना आगे सबका आंसर पावर बढ़ गया ना, इसकी यहाँ ज्यादा खराब थी, ठीक है। पावर 1 by f, यहाँ f निकल गया, f कितना आ रहा है -1.5 मीटर, तो पावर हो जाएगा 1 अपॉन -1.5, यानी क्या ये क्या है 1.5 यानी कि 3/2 है, ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 1 अपॉन -15/10 कर लो, उसको ऊपर लेके जाओ -10/15 2/3, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो -0.666 चलता रहेगा, तो उसको अपन 6-7 करके राउंड ऑफ कर देंगे डायोड पे। क्लियर है? और कोई किसको प्रॉब्लम हो रही हो? हिमांशु
हर्षित, चलो तो नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो कि मायोपिया के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। यही रूल रहेगा हर बार मायोपिया वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंफिनिटी लेना है और जो भी नया फार पॉइंट होगा वो v हो जाएगा, तो f निकल जाएगा, f निकल गया तो p निकल जाएगा। am I क्लियर? चलो अगला, हाँ सॉरी इसका नोट, हाँ देखो, फॉर द पर्सन to see the object at infinity, for the person to see the object at infinity, the image should be formed at new far point by the corrective lens being used. By the corrective lens being used. समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट जो लिखे एवरीवन? एक बार पढ़ के देखो कि अगर एक पर्सन को इंफिनिटी का, अब वो पर्सन मायोपिक पर्सन है ना, अगर उस पर्सन को इंफिनिटी का पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट को देखना है तो इमेज जो है करेक्टिव लेंस जो बनाएगा वो नए फार पॉइंट में बननी चाहिए। एम आई क्लियर? है ना? फुल स्टॉप। दिस इमेज विल देन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, this image will then acts as an object. This image will then act as an object for the eye lens, and the final image will be formed at retina. क्लियर है? मतलब आपके करेक्टिव लेंस ने उस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को नए फार पॉइंट तक ले आया। अब वो जो इमेज बना है वो आपके आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा और जिसकी इमेज आई लेंस रेटिना पे बना। या तो एक और तरीका है, अगर करेक्टिव लेंस नहीं पहनो ना तो उस आदमी को बुला के 3 मीटर तक बुला दो तो वो दिखेगा। समझ रहे? बुला के तो देख सकते हो ना, जैसे मुझे वैभव वहां से नहीं दिखा तो मैं बोलूंगा इधर आ, तुम इधर यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, हाँ ठीक है मेरे को दिख गया था। तो ये लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यही जो काम है ना बुलाने वाला यहाँ तक, वो ये कर रहा है। एम आई क्लियर? है ना? वो बुला नहीं रहा है, मतलब वो उसकी इमेज को यहाँ बना दे रहा है। अब वैभव यहाँ आ गया मेरे लिए, ठीक है? तो अब ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसकी इमेज अब आंख में दिख जाएगी मुझे। एम आई क्लियर? पक्का? तो ये मायोपिया के लिए पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहेगा, बस नियर पॉइंट चेंज हो, सॉरी फार पॉइंट चेंज होता रहेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है? तो सबका पावर यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन सबका फार पॉइंट अलग अलग हो गया है। किसी का भी फार पॉइंट जो चश्मा पहने उनका अब फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, सबका फार पॉइंट शिफ्ट होके आगे आ गया है। अब जितना ज्यादा आगे आएगा उतना ज्यादा पावर का लेंस आपको पहनना पड़ेगा। एम आई क्लियर? हाँ चलो अब एक हाइपरमेट्रोपिया वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन नियर पॉइंट के लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख लेना बस, जो अभी आप लोग लिखे ना, तो फॉर मायोपिक आई ऐसा लिख लो पहले, फिर अपन इसका लिखते हैं। फॉर मायोपिक आई यू आपका इंफिनिटी हो जाएगा एंड वी आपका न्यू फार पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है? इसको लिख लेना। आइए आगे उसमें लिखे अपन नोट्स के बाद भी, नोट्स में लिखे थे ना पीछे करेक्टिव लेंस में ही पिछली क्लास में, v is equals to minus f, वही तो है। ठीक है? चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई।
द नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। हाँ 50, 15 कैसे हो सकता है? नियर पॉइंट तो 25 ही होता है ना नॉर्मल आई का दिख, समझ रहे? तो या तो वो दूर ही जाएगा, फार पॉइंट पास आता है, नियर पॉइंट दूर जाता है, पास वाला दूर जाता है और दूर वाला पास आता है, ऐसे तो होता है ना। हाँ हाँ तो बहुत ही खराब होगी ना। ठीक है चलो लिखो, द नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। होना चाहिए था 25, पर क्योंकि अब डिफेक्टिव हो चुकी है, हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, वो खिसक के चला गया 50। मतलब अब 25 में रखी हुई चीज को उसको खिसका के 50 तक करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ऐसा रखूंगा तो नहीं, ऐसा करूंगा तो रीड कर लूंगा, समझ रहे हो ना? 25 में नहीं दिख रहा है, पर इसको अगर 50 तक लेके गया तो दिख जाएगा। एम आई क्लियर? है ना, क्योंकि इसको 25 वाला नहीं दिख रहा है, डिफेक्टिव हो गई यहाँ। The near point of an old person is 50 centimeter from the eye. Find the power of corrective lens. Find the power of corrective lens. Find the power of corrective lens. तो ये हाइपरमेट्रोपिया का केस है, राइट? इज द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जहां पे नियर पॉइंट 25 के बजाय क्या हो गया है 50। मतलब अब जो मैं लेंस लगाने वाला हूं उसको 50 सेंटीमीटर में इमेज बनानी पड़ेगी पहले। कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स। वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है ना, तो उसकी इमेज को वो 50 सेंटीमीटर में बनाए। अब वो इमेज मेरे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी और उसकी अब करेक्ट इमेज रेटिना में बनेगी। समझ रहे हैं? है ना? तो देखो नीचे, यू आपका हो जाएगा -25, समझ रहे हैं? वहां इंफिनिटी ले रहे थे, यहां -25। क्लियर है ना? ये फिक्स रहेगा हमेशा। नियर पॉइंट वाले क्वेश्चन के लिए u इज इक्वल्स टू -25 फिक्स रहेगा, जैसे वहां पे u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी फिक्स है फार पॉइंट वाले क्वेश्चन में, मायोपिया वाले क्वेश्चन में। एम आई क्लियर? पक्का? ओके आगे। हाँ v -50 देखो इमेज तो यही बनाएगा ना वो, तब तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट। आई लेंस तो यहीं पे है, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं तो इमेज बननी चाहिए ना, तभी तो आप अंदर इमेज बना पाओगे रेटिना में। तो जो नई जो देखो दो इमेज बन रही है, एक करेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है जो बाहर बन रही है, और एक फाइनल इमेज बन रही है जो रेटिना में बन रही है, जो हमारा आई लेंस बना रहा है। दो लेंस बनाए हो ना, दो लेंस यूज करें तो दोनों दो इमेज बनेगी। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला इमेज प्रॉपर नहीं बना पा रहा था, तब तो हमने एक नया लगाया ना, ताकि ये एक इमेज बनाए और फिर उसका इमेज एक और हम रेटिना में बना पाए, तो दो इमेज बनेंगी। समझ रहे? बैठना, फोर्थ बेंच पे बैठना, देख लीजिए। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये भी आपका माइनस नहीं होगा, क्योंकि इमेज अभी भी यही बनेगी। हाँ फाइनल इमेज पॉजिटिव साइड में बनेगी, आई लेंस के पीछे। एम आई क्लियर? अभी सारी इमेजेस इस लेंस के सामने ही बनने वाली है, तो वो 50 ही, मतलब माइनस में ही होगी। तो v क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। अब निकल जाएगा फोकल लेंथ, निकालो फोकल लेंथ, निकल गया। आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? उसे बनाने में कोशिश करो, समझो उसको क्यों अपन नेगेटिव ले रहे हैं, है ना? और किसको क्या लेना है, u क्या होने वाला है, v क्या होने वाला है। आ गया? बाकी लोग जल्दी निकालो। यहाँ पे देखो चीजें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगा। पावर निकालने से पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ताकि 1/f करोगे तो आंसर डायोप्टर में आएगा। कितना आ रहा डायोप्टर? 2 प्लस आना चाहिए ना, वी आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ अरे समझ में आ रहा है कृतिका? आया 2? करो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका u हो गया -25 सेंटीमीटर, v हो गया -50 सेंटीमीटर, तो f निकल जाएगा लेंस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/-50 माइनस 1/-25, 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम 50,
हाँ, -1 + 2 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, यानी कि 1/50। तो एफ कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर। तो आपका पावर हो जाएगा 1/f यानी कि 1/0.5 यानी कि 2 डायोमीटर। क्लियर है? हाँ, कृतिका आया, आपसे बाद में चालू किया, पहले बना दिया होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं नियर पॉइंट का, फिर अपन डिस्पर्जन चालू करते हैं। सेम ऐसे ही कंसेप्ट से बनेगा वो भी, है ना। u को -25 ही लेंगे और v जो भी नया नियर पॉइंट होगा, दोनों नेगेटिव, तो फोकल लेंथ निकलेगा, पावर निकल जाएगा। एम आई क्लियर? सिंपल है दोनों। ठीक है, चलो। अ पर्सन विथ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, देखो दोनों में अलग टाइप का दिया ना, दोनों में फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया तो डायरेक्टली फार पॉइंट नियर पॉइंट लिखा हुआ था, फिर सेकंड क्वेश्चन उसका कहते तो उसमें लिखा था द पर्सन विथ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन विथ अ हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी क्लियरली, अ पर्सन विथ अ हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी क्लियरली when the object is placed at a distance of, when the object is placed at a distance of 40 centimeter from him, 40 centimeter from him। चित्रांश, समीर, लिख रहे हो आप लोग क्वेश्चन? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। A person with hypermetropic eye can see clearly when the object is placed at a distance of 40 centimeter। किसी को डाउट तो नहीं, सिर्फ 14 तो नहीं है, 40 होगा ना। फुल स्टॉप। Find the power of corrective lens required। Find the power of corrective lens required। Find the power of corrective lens required। बनेगा? जल्दी बनाओ, एक पे कॉल करे बनाता हूँ, हाथ उठाना, आंसर मत बोलना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखना है, 25 का किलो है क्या? जल्दी करो ईशा, आप क्यों नहीं दिख रहा अभी तक? लोग फॉर्मूले में डाल दिए वैल्यूज। सॉरी, समझ में आ रहा है? नैतिक, हाँ समझ में आ रहा है? हैं? पक्का? पूछ ले, शर्माना नहीं। 13 नहीं होगा बेटा, कहीं माइनस प्लस गड़बड़ किया देख। 3 होना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि 8 और 5 को ऐड कर दिया है, 8 और 5 माइनस होंगे। हाँ आएगा ना, जब फोकल पॉइंट में ही आएगा, पावर पॉइंट में आएगा। हाँ जी, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ सही का एलसीएम सही है, आप सॉल्व गलत किए हो। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं इसको? ऐसे 1 1 लिख देते हैं क्या? हो गया? यू बेटा 20 जो नहीं 25 देंगे ना, देखो इसके पहले क्वेश्चन में 25 दिए थे ना यू को।
क्योंकि नियर पॉइंट किसी भी नॉर्मल आई का 25 होता है, जैसे फार पॉइंट किसी भी नॉर्मल आई का इंफिनिटी होता है। देखो दोनों क्वेश्चन में अपन ने यू को इंफिनिटी लिया था, वैसे ही नियर पॉइंट वाले क्वेश्चन में यू को हमेशा -25 ही देना है, फिक्स है। क्यों भाई 1/f तो करना है, क्यों नहीं आएगा पावर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 200 डिवाइड बाय 29 सर आता है 200 डिवाइड बाय 29 तो क्या आता है 8 इनटू 1 ये क्या आता है 3 माइनस 2 कितना आएगा आपका 1 बाय ये सेंटीमीटर में है ना। हाँ कितना 1.5 आ रहा है सबका, कितने लोग का आ रहा है 1.5? बाकी लोग आलस के मारे बनाए नहीं। यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू -40 सेंटीमीटर, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पाते नहीं LCM will be 200 -5 plus 8, f will come out to be 200 upon 3। पॉजिटिव आना भी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है 200 सेंटीमीटर बाय 3, ठीक है। तो 1/f हो जाएगा आपका p यानी कि 3/200। ये तो अभी सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ 200 उसको अपन चेंज कर देंगे इनटू 100 करके 1.5 ठीक है ना। आप यहीं पे चेंज कर दो, लगे ना तो यहीं पे चेंज कर दो, किसको सेंटीमीटर को मीटर में। अभी 200/3 सेंटीमीटर है ना, 200/3 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 200/3 इंटू 100, 2/3। यही यहाँ कर लेते तो डर नहीं लगता आगे, समझ रहे 2/3 सेंटीमीटर आया, उल्टा करोगे तो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर ना, तो मीटर में तो कर दिया है कन्वर्ट, तभी तो ये 100 डिवाइड किए 2/3 मीटर आ गया, उल्टा करेंगे 3/2 मीटर हो जाएगा तो 1.5 आया ऊपर। क्लियर है? हाँ तो इसके लिए भी नोट लिख लेते हैं नीचे, एक ट्रिक कि कभी भी अगर नियर पॉइंट वाले या हाइपरमेट्रोपी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम यू को पहले ही -25 ले लेंगे और वी क्या होगा नया वाला नियर पॉइंट। आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि फार पॉइंट वाले क्वेश्चन में चीजें मीटर्स में दी थी और नियर पॉइंट वाले क्वेश्चन में चीजें सेंटीमीटर में दी थी, लेकिन नियर पॉइंट पास होता है, खिसक के पास में रहेगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, और फार पॉइंट दूर होता है, खिसक के थोड़ा सा दूर रहेगा, मतलब वो मीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। हमें क्लियर? तो लिखो इसके लिए नोट करके, फॉर द पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, for the person to see the object at near point, या 25 सेंटीमीटर में अगर वो देखना चाहता है बट उसकी आंख उसे नहीं देखने दे रही है तो उसे कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि उसका जो नया वाला जो नियर पॉइंट है वहां तक इमेज बनाए और फिर उस इमेज को वो ऑब्जेक्ट बना के इमेज रेटिना में बना लेगा, क्योंकि उसको वहां तक का तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर द पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर लिख लेना, समझ गया 25 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं कृतिका, ये नॉर्मल आई का है, ठीक है। कॉमा द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट न्यू नियर पॉइंट, द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट न्यू नियर पॉइंट by the corrective lens being used। ऐसा ही हमने नोट पीछे लिखा है, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो, हाँ, और अगर यहाँ नहीं हो तो नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। न्यू नियर पॉइंट by the corrective lens being used, आप जो करेक्टिव लेंस यूज करोगे वो करेक्टिव लेंस नए नियर पॉइंट पे इमेज बनाएगा,
तभी तो v को अपन नया वाला नियर पॉइंट ले रहे हैं ना। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, ये करेक्टिव लेंस के लिए हो रही है, अंदर के लेंस के लिए नहीं हो रही है। अंदर का लेंस तो फिक्स हो चुका है, वो तो अब नहीं हिलने वाला। वो खराब हुआ है तब तो आप नया बाहर लगा रहे हो ना, समझ रहे हैं। अब और अगर आंख खराब होगी तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, अंदर के साथ कुछ नहीं कर सकते। Am I clear? तो by the corrective lens being used, full stop, the image will then act as an object. The image will then act as an object. The image will then act as an object. The image will then act as an object, and the final image will be formed at retina by the eye lens. The image will then act as an object, and the final image will be formed at retina by the eye lens. By the eye lens. ठीक है, डन, समझ गए ना। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर फिक्स है और v आपका होगा माइनस ऑफ न्यू नियर पॉइंट। लिख लो उसको। हाँ जी, एक बार ये माइनस क्यू लिख लो करके। हो गया, चलो तो समझो क्यों माइनस हुआ। चलो और बता रहा हूँ, देखो ये है आपका आई लेंस, ठीक है, जो कि खराब हो गया है। अब इसको यहाँ पे रखी वाली चीज नहीं दिख रही, ये मान लो 25 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है, नहीं दिख रहा है। और ये बोल रहा है कि अगर इसको आप 40 पे रख दोगे ना तो मैं देख लूंगा। ये मेरा फार नियर पॉइंट पीछे चला गया है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये अपने को ही बोलेगा ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे एक ऑप्टिशियन के पास, वो ऑप्टिशियन यहाँ पे नया नया लेंस रख करके देखेगा। तो हमको यहाँ पे उस लेंस को फिट करना है जो इस जगह पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के इमेज को यहाँ बना दे, ताकि मेरा आई लेंस का काम हो जाए, समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ये है u-25, इमेज नया वाला फार नियर पॉइंट। अब देखो इस वाले के लिए अगर इमेज भी यही बनती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों समय पे ऑब्जेक्ट से लाइट लेफ्ट से राइट आ रही है और मेजरमेंट में राइट से लेफ्ट कर रहा है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से दोनों ही डिस्टेंस नेगेटिव हो गए, समझ रहे हैं। अब ये जो इमेज ये बना रहा है ना, वो यहां बन गई इमेज। अब इस इमेज के ये जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी और अब वो इसकी प्रॉपर इमेज यहां बना रहे। अल्टीमेटली इमेज यहां बनेगी तभी ना मुझे दिखेगा। तो पहले वो करेक्टिव लेंस अपनी इमेज बनाता है उसके हिसाब से कि उसको कहां चाहिए, फिर ये अपने हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है, समझ गए पक्का। अगर ये यहाँ बनाए तो आपको धुंधला दिखेगा, तो आप बोलोगे नहीं ये डॉक्टर साहब अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो वो यहाँ दिख रहा होगा वो सब। फिर वो और चेंज करके पावर बढ़ाया, अब यहाँ दिख रहा होगा, तब भी आपको नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा ना इमेज इस वाले का, तब तक आपको सामने ठीक से नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, डिस्पर्जन। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्पर्जन। इसके एक दो क्वेश्चंस हैं, मैं दूंगा आप लोग को, है ना, वो सॉल्व कर लेना, ऐसा होमवर्क रहेगा वो, ठीक है। ये दोनों जो आज अपन 4 क्वेश्चन किए ना अभी, इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल में होमवर्क दूंगा, आप लोग कर लेना वो, ठीक है। चलो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में 3 फिनोमिना पढ़ने हैं, उसमें पहला फिनोमिना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दो और होंगे, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने अभी तक रिफ्रैक्शन पढ़ा है, वो लेंस में पढ़ा है, बट एटमॉस्फेयर भी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में तो लेंस नहीं लगा है ना, पर वो कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है, वहां पे तो ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं, बट वो कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है आने वाली लाइट को,
मतलब सन से जो लाइट आ रही है वो भी स्ट्रेट नहीं आ रही है, वो भी बेंड होके आ रही है, ऐसा बोलने का मतलब है। सन बहुत दूर है ना उनसे, वहां से लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रही है, और एटमॉस्फेयर उस लाइट को बेंड करते रहा है। दैट फिनोमिना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? वो हमारा थर्ड फिनोमिना है चैप्टर का। ठीक है, डिस्पर्जन डेफिनेशन लिखना इसमें नीचे। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द फिनोमिना ऑफ splitting of white light, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors, into its constituent colors, into its constituent colors on passing through a prism, on passing through a prism is called dispersion of light, is called dispersion of light. इसका एग्जांपल रेनबो है, देखिए ना रेनबो, यू कैन सी द 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स जिसको अपन रेनबो बोलते हैं। तो वो रेनबो कब दिखता है हमें? जब हल्की फुल्की बरसात भी होती है और धूप भी निकलती है, तब ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन फिनोमिना, बट इट इज अ वेरी रेयर फिनोमिना। ऐसा नहीं कि हर दिन दिख रहा है हमें, ऐसा भी नहीं होगा, राइट? तो होता क्या है यहाँ पे, आपका जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होता है तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी सीक्वेंस में होता है वो बैंड पूरा। ये तो पढ़े हो आप तो, रेनबो के तो कलर जानते हैं ना, इसी सीक्वेंस में होते हैं। विबग्योर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो व्हाइट लाइट पे ये 7 कंपोनेंट होते हैं। अगर सारे कंपोनेंट का कलर इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया जाए तो व्हाइट कलर बन जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यही आपका विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो उसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हम देख सकते हैं, और कुछ लाइट्स ऐसी भी होती है जो हम नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ठीक है, वो हमें नहीं दिखती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ हमारे विजिबल रेंज से बाहर होती है, तो वो हमें नहीं दिखती। ऐसे साउंड के साथ भी होता है ना, हम एक 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं, उसके हायर फ्रीक्वेंसी या उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड नहीं सुन सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अल्ट्रासोनिक आपका एक जो फिनोमिना होता है सोनार, वो साउंड वेव्स एमिट करता है, बट वो साउंड हमें नहीं सुनाई देती। समझ रहे हैं? तो ये जो वेव्स होती हैं, कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है, लो होती है कि हम उसे देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। जैसे मोबाइल फोन से IR रेस निकलती है, इंफ्रारेड रेस, हमें नहीं दिखती वो रेस, पर अभी भी वो रेस यहाँ पे है हमारे साथ एटमॉस्फेयर में। आप जब टीवी का रिमोट कंट्रोल उठा के जब टीवी को चैनल चेंज करते हो तो वहां भी एक IR सेंसर लगा रहता है टीवी के रिमोट में, तो वो भी एक रेस एमिट करता है आपकी टीवी की तरफ, वो रेस भी हमें नहीं दिखती। तो ये रेस ऐसी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे रेंज के बाहर है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सुन नहीं सकते। तो जो सुनने लायक होती है उसे हम ऑडिबल रेंज बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, और जो देखने वाली होती है उसे अपन विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो ये होता है। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कलर्स। अब ये स्प्लिट क्यों होती है उसका एक रीजन है। ऑब्वियसली जो वो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी, प्रिज्म भी ग्लास का बना हुआ होता है, राइट? तो जब भी लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही है या ग्लास से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का बेंडिंग होता है ना। तो जब ये लाइट अंदर घुसी, व्हाइट लाइट बाहर जब तक थी तब तक वो व्हाइट थी, जैसे ही अंदर घुसी रिफ्रैक्शन हुआ, और हर कलर का रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। नॉट ऑल लाइट रेज विल रिफ्रैक्ट इन अ सेम मैनर। तो कुछ इतनी रिफ्रैक्ट हुई, कुछ ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, कुछ और ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, कुछ और ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, कुछ और ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे करके ये 7 बैंड बन गए। समझ रहे हैं? मतलब ये आपका प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट आई यहां से, यहां तक तो व्हाइट थी, पर जैसी वो अंदर घुसी रिफ्रैक्शन सबका अलग अलग होगा। उसका कारण है हर लाइट कलर का जो वेवलेंथ है वो अलग है, इसलिए उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी अंदर जाकर। तो सब अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हुए। समझ रहे हैं क्या? हाँ, अरे हाँ है ना तो बोलो। ठीक है, एक रिफ्रैक्शन ये हुआ,
फिर जब बाहर आएंगे तो एक और रिफ्रैक्शन होगा, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, याद है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन पढ़े थे अपन, एक बार एयर से ग्लास में बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है ना, और एक होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब वो ग्लास से वापस एयर में आएगा। तो ये सब बाहर निकलेंगी एज अ 7 कलर्स। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लो। फोटोग्राफिक प्लेट एक लाइट सेंसिटिव प्लेट होती है, जब उसमें लाइट आके हिट करेगी तो वो अलग अलग कलर की हो जाएगी, जो लाइट उसमें हिट करेगी वो उस कलर का बैंड बना लेगी। तो ये जब आप इसको ऐसे सीधा करोगे प्लेट को, ये प्लेट तो मैंने ऐसे रख दी, मतलब इस प्लेट को मैं ऐसा सीधा करूंगा तो आपको ये 7 कलर्स दिखेंगे एक बैंड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट टू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें रेड सबसे कम क्या हो रही है, सबसे कम रिफ्रैक्ट रेडी हो रहा है ना, तभी तो रेड सबसे ऊपर बना। ये पार्ट है ना, मतलब इसी को उठा के मैं ऐसा रख दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो अभी आपको नहीं दिखेगा, ये ऐसा रखा था, प्लेट ऐसे रखिए तो आपको यहाँ पे क्या है दिखेगा क्या? तो इसी को मैंने ऐसा कर दिया, अब दिख रहा है। तो ये वायलेट, ये सबसे लास्ट जो लाइन बन रही है ना वो वायलेट की है, और सबसे ऊपर जो बन रही है वो किसकी है? रेड। समझ रहे बात? ठीक है, तो अपने अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से वो बेंड हो रही है। मैं क्लियर? अब क्लास लैब में याद करो, हमने एक टर्म यूज किया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, याद है? आपकी इंसिडेंट रे शिफ्ट होके इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई थी, याद है? ठीक है, खिसक गई। मतलब अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ नहीं होता तो वो लाइट सीधी जाती ना, बट सॉरी, हाँ, बट इसके कारण, इस ग्लास स्लैब के कारण वो 2 बार बेंड होके वो इधर खिसक। दिस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा देखना, एक लाइट यहाँ पे आई, दिस इज द नॉर्मल, राइट? नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड ना नॉर्मल के टुवर्ड्स। अभी होती तो वो उधर जाती और, राइट? इधर आ रही है ना, आया ना? वरना वो सीधी जाती ना ऐसे। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब है कि वो ऐसे जाती है, बट क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर है, कि डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां तक क्लियर है? अब इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री लाइन। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा ऐसा, जा रही थी सीधी ऐसे, इसके कारण ऐसे हो गई। समझ रहे हो ना? जैसे इसमें तो ऐसे जा रही थी, इसके कारण इधर ही बस फंसकी ना, फिर इतना ही फंसकी है लाइट। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो प्रूफ भी तो किए थे ना। हाँ, अब इनमें कितना डेविएशन हुआ देखना। ये नहीं होता तो ये सीधी जाती, बट इसके कारण ये टेढ़ी हो गई ऐसे। कितनी टेढ़ी हुई, कितने एंगल से टेढ़ी हुई है, तो आप इसको पीछे लेके जाओ, इतने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई। समझ रहे? वो ऐसे चली जाती, बट इसके कारण वो ऐसी हो गई, मतलब इतना एंगल बना ना। अब ये एंगल बन रहा है, तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डाइवर्जन लिखिए, सॉरी, बोल्ड डेविएशन रहा था। Am I clear? It is denoted by delta. तो डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एक्चुअली इसको ही बोलते हैं, ट्रायंगल को। चलेगा, इस स्मॉल चेंज को हम डेल बोलेंगे, ठीक है? ये एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है ना, तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? वहां था लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो रेक्टेंगुलर था, ये ट्रायंगल है, इसके फेसेस पैरेलल थे, इसके फेसेस एंगुलर हैं। एंगल बना रहे हैं ना ये दोनों फेस। जिस 2 फेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों एक एंगल पे, उसको अपन एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ए से डिनोट करते हैं, अपन लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बट यहाँ पे ये दोनों साइड्स जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों आपस में पैरेलल में, इसलिए निकलने वाली लाइट आपस में पैरेलल थी। इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे वाज पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक एंगल बना रही है, और उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? आज डेफिनेशन लिख के स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्पर्जन का ये डायग्राम बना लेंगे, ये वाला।
प्रिज्म वाला भी और ये वाला भी। क्लियर है? चलो थैंक यू। बाकी होमवर्क जो मैं दूंगा वो न्यूमेरिकल कर लेना आप लोग, ठीक है?